you must have been born with a golden spoon. वो उन्होंने जो किया, जो भी मैं हूँ उनकी वजह से। और आपने एक बहुत गहरी बात कही कि पैसा सब कुछ नहीं भी है और सब कुछ है भी। ये चीज आपने अपने फादर से सीखी है सर? आप एक्चुअली पैसा कुछ नहीं है जी। आप जाओगे ऊपर तो पैसा साथ नहीं लेके जाओगे। तो when you were honest to yourself, you were honest to your work, और जब आपने काम में ईमानदारी दिखाई तो उससे आपको आगे बढ़े आप। लेकिन अगर पैसा नहीं है इस दुनिया में तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मेरे को नहीं कोई गलत आदत थी, नहीं मैं कोई स्मोकिंग करता था, नहीं मैं कुछ खाता था, मैं प्योर वेजिटेरियन था। मैंने तो आप किस तरह के कपड़े बेचते थे? जी, अजमेर के लड़के बहुत तेज होते हैं यार, वो अपना काम कर लेते हैं जल्दी। कि तुमने कुछ किया ही नहीं? कुछ है ही नहीं, ये जबकि सामने दिख रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई ऐसे मत कर, मेरी फैमिली शुंडे करके एक जगह है जहाँ पे जीन्स बनती है चाइना में। जब मैं वहाँ पे गया, जब वहाँ पे पहुँचा तो मैं धर्मशाला में रहना ज़्यादा पसंद था बनस्पत होटल से। तो मैंने बोला मेरे को ये शॉप चाहिए। तो उसने बोला शाम को आके डिपॉजिट दो और कल से आप हैंड ओवर ले लो। जैसे मैं सुबह गया उसका तो बोला शॉप नहीं है, एक जॉब भी ट्राई करी। वो किसी को बात पता नहीं, इवन मेरी वाइफ को भी नहीं पता पड़ी। 20 मिनट में आपने 13 मिलियन भेजा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाय, माय नेम इज आबिद, वेलकम टू द स्काईविंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है CEO एंड co-founder ऑफ स्काईविंग रियल एस्टेट मिस्टर सुनील। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर द पॉडकास्ट टुडे। सर, आज का पॉडकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज अबाउट योर जर्नी, अबाउट यू रीचिंग एट दिस हाइट ऑफ योर लाइफ। सो बिफोर वी बिगिन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से हैं, और आपने ये सब स्टार्ट कैसे किया? वेयर आर यू फ्रॉम सर? आई एम फ्रॉम अजमेर। ओके। ये एक छोटा सा शहर है जो इंडिया के राजस्थान प्रोविंस के एक छोटी सी सिटी है, जहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ। ओके। और दैट्स इट। सो यू आर फ्रॉम राजस्थान बेसिकली? राजस्थान, अजमेर। और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आप हमेशा से बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे या आपको बिजनेस करना इज लाइक समथिंग न्यू फॉर यू? नहीं, मेरे फादर एक अच्छे बिजनेसमैन थे। अच्छा। और उनका अजमेर में बहुत बड़ा काम था। अजमेर में वो राइस एंड पल्स राइस एंड पल्स जो दाल होती है, दाल जी, उसके होलसेल मर्चेंट थे। ओके। और अजमेर में उनका एक ऐसा नाम था कि अजमेर में किसी भी तरह की कोई भी दाल चाहिए तो पहला कस्टमर हमारे पास था। हम होलसेल मर्चेंट थे। एक लाल कलर की दाल होती है, उसको रेड मसूर बोलते हैं जैसे। हाँ, मसूर की दाल जो फेमस होती है, जो पूरे राजस्थान में अगर किसी को भी प्राइस चाहिए होता है तो मेरे फादर के पास पहला कॉल आता था। पूरे राजस्थान को होल्डिंग करते थे किसी टाइम में। पूरे राजस्थान पे। ये बात है 1999-2000 की। अच्छा। किसी को भी लाल मसूर चाहिए तो मेरे फादर का नाम किशन चंद था, लेट्स कॉल सेठ किशन चंद। अच्छा। तो कोई भी दलाल हो, जयपुर का कोई भी बड़ा दलाल हो, कोई भी बंदा हो, किधर भी, पहले आप कहीं किसी को भी मसूर दाल कहीं पे भी शॉर्टेज आएगी तो सेठ किशन चंद के पास मिलेगी, ऐसा रहता था। पूरे राजस्थान को होलसेल सप्लाई करते थे। पूरे राजस्थान को होलसेल सप्लाई करते थे और राजस्थान में उनके पास हर टाइम स्टॉक रहता था। अच्छा, तो आपकी पैदाइश तो मतलब यू मस्ट हैव बीन बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। यस, मैं गोल्डन स्पून का पैदा हुआ था। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे भाई ने एक मारुति 800 न्यू खरीदी थी। मैं वो गाड़ी लेके जाता था और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता था। जो मेरा टीचर था वो मेरे को इसलिए मारता था क्योंकि वो लूना पे आता था, मैं एक मारुति 800 में आता था। जस्ट बट एक बार ऐसा हैपन हुआ कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आई ड्राइव द कार, जो सही नहीं है। आज के टाइम में नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन उस टाइम था। जब आप छोटे थे तो ऐसा वो एड्रेनलिन रश होता है कि हम कॉलेज या स्कूल को कार कॉलेज आई हैवंट कंप्लीट माय कॉलेज। रियली सर? या आई हैवंट कंप्लीट माय कॉलेज। वाओ। तो 10th स्टैंडर्ड तक आप मारुति 800 में जाते? नहीं, जस्ट वो थोड़ा टाइम था, उसका बहुत क्राइसिस आ गए। आई जस्ट कंप्लीटेड माय 11th जी। और मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था। मेरी कैलकुलेशन एंड मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी। अच्छा। मेरे पूरे परिवार में 10th में फर्स्ट डिवीजन 75% मार्क्स मेरे ही आए थे। बहुत चीज़ें करी, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस जो मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा।
जो ठीक है, उस पढ़ाई छोड़ी तो फिर ये वाली एक्सपीरियंस मेरे को मिला। मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत बोलती, जब मैं पढ़ता आई एम गुड एट मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में। मैं मेरी सिस्टर के साथ जाता था, तो मैं जिस दिन मेरा मैथ्स का पेपर था मैं उस दिन क्रिकेट खेलने गया, सुबह से शाम तक क्रिकेट। तो रात को मेरी सिस्टर बहुत मुझसे लड़ाई करी, भाई क्यों साथ में खेलता है, तू फेल हो जाएगा। तो उसका मेरा क्योंकि आप क्रिकेट खेलने गया था, और उसका मेरा बहुत बड़ा झगड़ा होता उससे। हमने फिर कम से कम 1 महीने बाद नहीं की। जब मेरा रिजल्ट आया तो फिर मैंने उससे बात की, मैं फर्स्ट डिवीजन आया हूँ और तू मेरे को क्यों बोलती फेल हो गई। और तो वो साथ में खुद पढ़ती रहती थी, लेकिन उसकी सेकंड डिवीजन आई थी। तो मतलब आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी, एक बार आप कोई चीज देख लेते थे तो आपको याद हो जाती थी। मैं मैथमेटिक्स इज नाइस। मेरा थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि इंग्लिश में हार्ड टाइप था, लेकिन नाउ इज ओके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स। या मतलब आप यू आर वेरी गुड विद नंबर्स। गुड एट आई एम वेरी गुड एट। नाइस। तो जब आप 10th में जब आप पढ़ रहे थे, आपने बोला कि आपने पढ़ाई भी फिनिश नहीं की, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ये पढ़ाई आपकी रोकनी पड़ी? एक्चुअली मेरे फादर का बहुत अच्छा बिजनेस था, और बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके पास कुछ उनके साथ कुछ, या तो आप बोल दो चीटिंग हो गई या मिसमैनेजमेंट हो गया, कुछ उनके अकाउंट्स में थोड़ा इशू हो गया। तो उस चक्कर में क्या हमको सारा बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा। हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था अजमेर में, वो सारा रातों रात छोड़ना पड़ा। फिर मेरे फादर ने सारा काम बंद किया रातों रात मतलब इट विल टेक मी 4 to 6 months। अच्छा। और अचानक मेरे को भी, हमको मेरा बड़ा भाई था, उसको भी निकलना पड़ा, मेरे को भी निकलना पड़ा। और सब छोड़ के हम निकले जी। लेकिन हमने एक प्रॉमिस किया था, जो भी हुआ। मेरे फादर ही इज़ वेरी ऑनेस्ट जी। जब वो निकले तो उन्होंने एक चीज़ बोली, जब हमारा सारा काम बंद हो गया तो उन्होंने एक चीज़ बात बोली थी कि हम मार्केट हमसे बहुत पैसे मांगता था। अच्छा। तो मेरे फादर ने एक बात, जब मेरे बच्चे कमाएंगे वो पूरी मार्केट को पैसा देंगे। एंड फाइनली व्हाट हैपन, सब कुछ चला गया। फिर पापा वापस आए मार्केट के अंदर, तो उनको मार्केट के पैसे हम दे नहीं पाए जी। जब हम पैसे नहीं दे पाए तो फिर पापा ने सबसे रिक्वेस्ट करी, जब मेरे बेटे कमाएंगे हम पैसे देंगे। तो फाइनली हम दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और कुछ पैसे कमाए। तो मेरी शादी से पहले हमने वो मार्केट का पैसा क्लियर किया, सारा पैसा क्लियर किया। आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा उस बारे में जी। एक बंदा था जिसने हमारी बहुत हेल्प करी थी। 2002 में हमारा बिजनेस बहुत हार्ड टाइम था जी। एक भगवान का फरिश्ता था, उसका नाम मैं नाम भी ले लूंगा उसका जी। दीपक करके उसकी कंपनी का नाम था। दीपक दाल मिल ऐसे कुछ करके था। वो राजस्थान में अजमेर में वो हमको चने की दाल सप्लाई करता था। अच्छा। वो क्या करता था, हमको माल देता था, वो कैश पे बिकता था, हम शाम को उसको पैसे देते थे। तो सुबह आप माल लेके जाते थे? माल बेचता था, सुबह सेल करता था कैश पे, तो शाम को उसको पैसे देते थे। अच्छा। तो हमारा टर्नओवर चला था, हमारा हार्ड टाइम बहुत चला था जी। हम वो पैसे वो बहुत घुमाते थे जी। एक दिन रात को अचानक वो, उसकी फैक्ट्री अजमेर के पास एक किशनगढ़ गांव है, वहाँ थी। वहाँ से वो आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही पास अवे। उसके कुछ 2 या 2.5 लाख रुपीस बाकी थे। I'm so sorry to hear that। उस 2002 में मैं भी शॉप पे था, मेरा भाई भी था। मैं जब 15-16 साल का था, तो वो आया तो उस एक्सपायर हो गया। तो आफ्टर 12 days जैसे 12वां होता है जी। तो उसके घर वाले आए कि हमारा कोई पैसा बाकी है जी। तो हमारे पास, हमारी पोजीशन बहुत टाइट थी जी। हमारे पास नहीं था देने के लिए हमारा, क्योंकि एक तो वो सिस्टम भी बंद हो गया जी, माल भी आना बंद हो गया और हमारे पास इतना था। तो वो जो टाइम था ना, वो हमारे लिए बहुत हार्ड था। तो हमको उसकी जो भाई आया तो उसको हमने बोला कि हमारे पास वो पैसे नहीं है, हमने उसको रीपेमेंट कर दिए। अच्छा। तो आदमी चला गया तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है दे दियोगे आप। मतलब आपने पैसे, उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए? उससे पैसे मांगे हमसे। अच्छा। हमने बोला हमने दे दिए। अच्छा। लेकिन हमको पता था कि हमने वो पैसे नहीं दिए। वो मेरे को पता था, मेरे फादर को पता था जी, मेरे भाई को पता था, मेरे अंकल को पता था जी। फिर जैसे हमारा टाइम अच्छा हुआ, जैसे ही हुआ तो हम जब 2008-9 में कुछ हम कैपेबल हुए, मेरे पास थोड़ा फंड हुआ, मेरा थोड़ा बिजनेस अच्छा चला, तो देन वो पैसे के हमने उनको ढूंढा। वो अजमेर से शिफ्ट हो गए जयपुर। अच्छा। जयपुर गए, उनकी मिसेस जी वो थी, तो उसके बाद हम रात को पहुंचे, उनको वो पैसे दिए। बोला हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, उस टाइम हमारी पोजीशन नहीं थी वो पैसे देने की, और आज हमारी पोजीशन, हमारे बच्चों ने पैसे कमाए, ये आपके पैसे लो। मेरे फादर के साथ गए थे, मेरे फादर ने अपने हाथों से उनके पैसे दिए, उनसे हमने माफ़ी मांगी कि उस टाइम हमारे पास कुछ था नहीं, हमने उसको क्लियर किया और दिया।
ऐसे ही बहुत सी स्टोरी थी, लेकिन ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई, लेकिन जो हमने गलत किया उसको मैं दुनिया के सामने, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। हाँ, नीयत साफ थी। तो बात हमेशा नीयत की होती है सर, कि आपकी नीयत साफ थी तो आपने दोबारा वो पैसे लौटा दिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये भी लेसन मिलता है कि कभी आपकी मुश्किल समय हो और आपने कुछ गलत किया, मगर आपकी अगर नीयत साफ है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। हाँ, ये मैं आज की जनरेशन से, और मैं अपने आप से भी अपना वादा, या मेरे जो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी मेरे बच्चे, मैं उनको ये सीख जरूर देना चाहूँगा कि ठीक है, अगर सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है, आपसे कुछ गलत हो भी जाता है, तो कीप इट माइंड, दिमाग में रखो और उसको कंप्लीट करो, कि अभी नहीं तो कल आपको उसका हिसाब देना ही देना है। एब्सोल्युटली। हाँ, सो उसको हम उसी के ऊपर वर्किंग करते हैं और कोशिश करते हैं हम किसी का दुख नहीं दुखाएं। और दूसरा, हमारे साथ कोई धोखा करता है तो हम कोशिश करते हैं कि क्या पता वो हमारे कर्म काट गया, हम बिलीव ऑन दैट। सही बात है। और जब आपका ये डाउनफॉल चल रहा था सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आपने क्या सीखा इस डाउनफॉल से, जब आपका ये बुरा वक्त चल रहा था? जस्ट सच्चाई अपने साथ रखो, बी ऑनेस्ट, नथिंग एल्स। कोई काम नहीं आएगा आपको, आपकी सच्चाई काम आएगी। जी। तो व्हेन यू वर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू वर ऑनेस्ट टू योर वर्क, और जब आपने काम में ईमानदारी दिखाई तो उससे आपको आगे बढ़े आप वहीं आपको से। मैं एक चीज और बताऊं, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे की चोरी करो, पैसे की चोरी करके आप डिसऑनेस्ट हो गए, नहीं। ऑनेस्टी बहुत अलग तरह की होती है, ये पैसे वाली तो होती है। एक ऑनेस्टी ये भी होती है, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हो। आप किसी के पास जॉब करते हो जी, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, अपन बोर्ड का में डिस्कस करेंगे जी। आपको मैं एक ये चीज़ बताऊंगा, अगर आप अपने काम में ऑनेस्ट हो ना, तो कुदरत भी आपको ऊपर से आके देगी। आपको आपका काम मिला है, अभी सुबह आप किसी का जॉब करो, सुबह 8 बजे का काम है, आपको 8 बजे दुकान खोलनी है, उसका प्रॉपर करना है। उसने आपके साथ किया क्या किया, उससे आपका कोई मतलब नहीं। आपको अपना 100% देना है, ईमानदारी करना है। आपको मैं 2 या 3 जो बंदा 8 to 6 काम करता है, 9 to 6 जो भी वर्किंग आवर्स में काम करता है, वो हमेशा एवरेज देता है, वो घर का खर्चा ही चला सकता है। जो 8 to 9 काम करता है वो थोड़ी बहुत लग्जरी कर सकता है। जो बंदा मोर देन 12 आवर्स, लाइक 12 to 60 आवर्स काम करता है, वो ही रूल करता है। मतलब a successful businessman should be working for more than 12 hours, 12 to 16 आवर्स। और वो 12 to hours नहीं कि करना पड़ेगा, वो नहीं, दिल से। हाँ, दिल से। ऐसा नहीं कि आप 12 अभी तो लेबर भी सुबह से 12 बजे करना, लेकिन दिल से आप कोई भी काम करो जी, कोई भी उसको शिद्दत से करो। वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो पैशन होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए। हाँ, अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाने की। हाँ, वो पैशन है। और ये चीज आपने अपने फादर से सीखी है सर? या मेरे फादर, आई नेवर फॉरगॉट हिम। वो उन्होंने जो किया, जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। कोई भी हो, किधर भी कैसे भी, जो भी मेरे पास उनके, आप बोलो मेरे को जेनेटिक है क्या है, वो भी किसी को रुकने नहीं देते थे अपने आप में। जब काम करते थे उससे बड़ा कोई बिजनेस मैन नहीं था अजमेर में। जब वो इवन उन्होंने दाल मसूर का काम किया, हमने एक शुगर का होलसेल मेडिसिन का बहुत बड़े बिजनेस, लेकिन समय पे वो संभल नहीं पाए तो कॉलेप्स हो गया। लेकिन ठीक है, उनके बाद उन्होंने वापस रीस्टार्ट किया उन्होंने। और ये भी बात है, मेरे फादर ने हमसे कभी कुछ पैसे नहीं मांगे जी, बट वो हमारे साथ अभी नहीं है, बट आई स्टिल रिमेंबर, एवरी टाइम आई रिमेंबर। और जो भी मेरे को सक्सेस मिलती है उनकी वजह से, क्योंकि उनका पैशंस, उनका काम करने का पैशन, वो ही मेरे को आगे मतलब उसी लेवल पे लेकर था। कोई एक ऐसी बात जी जो उन्होंने आपको बोली हो बचपन में, जो आपको हमेशा याद आती है उनके बारे में, एक ऐसी एडवाइस या कोई ऐसी बात जो उनकी याद दिलाती है? नहीं, उन्होंने मेरे को ऐसी कोई बात तो नहीं बोली, लेकिन उनका जो वर्किंग स्टाइल है, जो वर्किंग स्टाइल था, सुबह 9 बजे उठ के 10 बजे उठ के दुकान जाना, रात को 11 बजे तक काम करना और किसी को कुछ नहीं कहना, और वेरी हार्ड वर्किंग। इवन संडे और सैटरडे हो, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ और मैं उन्हीं की तरह काम करता हूँ, उन्हीं के फुटस्टेप्स पे मैं उन्हीं के फुटस्टेप्स। और जो भी हूँ मैं फिर एक बार बोलूँगा, जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ आज। वेरी गुड, रियली दैट इज ट्रूथ, दैट्स द ट्रूथ एक्चुअल ट्रूथ जी। और जब आपका ये डाउनफॉल चल रहा था, कोई आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, किसी ने आपका साथ नहीं दिया सर? नहीं, सबने रिश्तेदारों ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, लेकिन पैसा बहुत ख़राब चीज़ है जी। पैसा होनी भी अच्छी बात है, नहीं होना भी, आप समझो ना, पैसे बगैर कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है,
ठीक है। तो लेकिन सबने हेल्प किया, सबने किया, हर किसी ने अपने हिसाब से हेल्प किया, ऐसा नहीं किसी ने हेल्प नहीं किया, सबने अच्छे विशेष दिए, सबने किया। जिसने बुरा किया उनके साथ भी अच्छा हुआ, हमारे साथ भी अच्छा हुआ। हमारे अगर वो स्टेप नहीं होता तो शायद मैं अजमेर में एक होलसेल मर्चेंट होता, आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता। करेक्ट। जो आप ये मानते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, व्हाट हैपन इज गुड, जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। जी। और आपने एक बहुत गहरी बात कही कि पैसा सब कुछ नहीं भी है और सब कुछ है भी। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर? आप एक्चुअली पैसा कुछ नहीं है जी। आप जाओगे ऊपर तो पैसा साथ नहीं लेके जाओगे, लेकिन अगर पैसा नहीं है इस दुनिया में तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। वेरी ट्रू। ये बहुत बहुत अलग चीज़ है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर मेरे फादर हैं, मेरे फादर को मेरे लिए तो रोल मॉडल थे वो। मेरे को कोई बोले क्या बनना चाहेगा, मैं बोला मैं अपने बाप की तरह बनना चाहूँगा। करेक्ट। और मैं भी अपने बच्चों को यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे बोले मेरे को मेरे बाप की तरह बनना है, ठीक है। और रही मेरे फादर की बात, क्यों लोग बोल, जिस टाइम उनका सिक्का चलता था अजमेर में तो बोला उनसे कोई बड़ा स्मार्ट बंदा नहीं है, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी बंदा उनसे आके सजेशन लेता है। अच्छा। जब सब फॉल डाउन हो गया, जीरो हो गए, तो सब जो ये किसी की सुनता नहीं था, किसी की बात नहीं मानता था, इसको सब बिजनेस करना था, ये करना था, तो उसकी बुराइयां निकलना चालू हो जाती। इसी वजह से इनका डाउनफॉल हो गया। इसी वजह से डाउनफॉल हो गया, ये नहीं है, तो वो उनके हाथ में नहीं है। करेक्ट। अगर वो रियली अनसक्सेस होते तो वापस जीरो के वापस सक्सेस नहीं होते, वापस जीरो हुए, फिर वापस अजमेर में आए, फिर उन्होंने ब्रोकरेज चालू करी और ब्रोकरेज से अपनी वाइफ को चलाया, मेरे को बाहर भेजा जी। मेरे को फिर 10,000 रुपीज लेकर मेरे को उन्होंने एयर टिकट लेके दुबई भेजा। अच्छा। 2003 में जी। सो ये सब चीजें 2002 में सारा कोलैप्स हुआ। 2002 में मैं अपने ननियाल चला गया था, वहाँ पे 1.5 साल काम किया जी। वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बना, वहाँ पे भी बहुत छोटे मोटे बहुत एक्सीडेंट हुए लाइफ में जी। एक केस हुआ मेरे साथ, मैं बताऊंगा वो केस के बारे में भी क्या हुआ था जी। 2003 में फिर मेरे पापा ने फिर भेजा जी। तो ये सब मेरी लाइफ के स्टोरीज है जो भी हुआ, लेकिन ठीक आई लव इट फॉर दैट। मेरे को सब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले हुए, मैंने बहुत कुछ किया हुआ, बहुत एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत सीखा है अपनी लाइफ में। और आपने जैसे कहा कि 2003 में आप पहली बार दुबई आए, तो पहली बार दुबई आना कैसा था आपका, पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस इन दुबई? एक्चुअली क्या था, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जी। 2003 में मैं एमपी करके एक प्रोविंस है मध्य प्रदेश के रतलाम में था मैं। रतलाम, हाँ। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ जी। क्या था कि मैं 2002 में पापा का काम कॉलेज हो गया जी। मेरे को मेरे ननियाल लेके गए थे जी। वहाँ पर रतलाम नहीं, वो लेके गया भीलवाड़ा में उनका क्या फ्रूट मर्चेंट का काम था। अच्छा। वेजिटेबल आउट ऑफ अपन फार्मर से परचेज करके और सब भीलवाड़ा लेके आते, भीलवाड़ा से, तो उसके लिए हमको दूसरी सिटीज जाना पड़ता था। सारे वेजिटेबल्स पहले भीलवाड़ा आते थे। वेजिटेबल्स हो गए, अपन छल्ली बोलते हैं, छल्ली भुट्टा वो हो गया। हम अलग छल्ली के लिए मेरे को राजस्थान भी, वो पंजाब गया था मैं जी। टमाटर के लिए मैं रतलाम गया था, मिर्ची के लिए वहाँ गया था। तो वहाँ पर क्या, जब मेरे को 1.5 साल हुआ मैं काम करता, मैं बहुत अग्रेशन था, मेरे को बहुत बिजनेस का, मतलब मेरे फादर का बहुत शौक था जी। तो क्या हुआ, एक बार जब रतलाम में था मैं, तो रतलाम से मैं भीलवाड़ा रोज एक मिर्ची गाड़ी और टमाटर की गाड़ी भरता था। अच्छा। तो उस टाइम STDPC हुआ करते थे जी। तो रोज रात को रिपोर्ट देता, ये है, पूरी मार्केट में मेरे को लोग पहचानते थे। अच्छा। 16-17 साल का लड़का था और अच्छा। क्या मार्केट में सब जानते। कोई आपका कुछ निकनेम था मार्केट में, क्या करके बुलाते थे? नहीं, मेरे को सुनील ही बोलते थे। अच्छा। सुनील। तो मैं मार्केट में तो लोकल होलसेल में परचेज करता, रात को गाड़ी हमारी आती थी, लोड करके बेचता था जी। तो मेरे को जब पापा का जो ये हुआ था, जब पापा ने सबको बोला था कि भाई मेरे बेटे पैसे पे करेंगे, तो मेरे को एक आइडिया आया जी। एक्चुअली कभी भी मन में बेईमानी नहीं थी, और मैं आज इधर हूँ ना तो बिकॉज मेरी ऑनेस्टी की वजह से, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। हमेशा मेरे फादर की भी नीयत साफ थी, मेरी भी साथ है, मेरे भाई की भी, हमारी नीयत साफ रहती है, हमको खुद ही। तो एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि उस दिन मिर्ची का रेट 10 रुपये किलो चल रहा था मार्केट में। अच्छा। अचानक क्या होता है, जब ये फ्रूट ऐसे मार्केट में क्वांटिटी ज़्यादा जाती है ना, तो प्राइस डाउन हो जाते हैं। ये मंडी का रूल है। करेक्ट। मंडी ज्यादा अगर माल आ गया तो किसान लोग प्राइस कम कर देते हैं। तो मंडी का रेट जहाँ पे 10-20 गाड़ी थी, एक दिन 100 गाड़ी आ गई, 5 टाइम्स, तो प्राइस वो हो गया सीधा 1 रुपये किलो। 10 रुपये वाली मिर्ची सीधा 1 रुपये किलो।
तो मेरे को धंधे का बहुत शौक था, जी। पापा का था, मुझे पता था कैसे बिजनेस होता है जी। तो आपने ना ट्रक पे लिखा होता है न्यू सब्जी मंडी जयपुर, न्यू दिस मंडी। तो मेरे को जयपुर मंडी बहुत बड़ी थी उस टाइम, तो मैं वो एक नंबर लिखा था न्यू सब्जी मंडी जयपुर। मैंने कहा STDPC वाले को नीचे उठाया फोन, भाई साहब मिर्ची क्या भाव बिक रही है, आड़त पे हम बेचते थे वहाँ पे जयपुर में क्या भाव बिक रही है। तो मुझे कैलकुलेशन पता थी, मिर्ची 1 रुपए किलो लूंगा, 1 रुपए किलो किराया लगेगा, 2 रुपए पड़ेगी, तो वहाँ पे बिक्री 8 रुपए, 5-6 रुपए किलो बचेंगे, कुछ मामा को दे दूंगा, कुछ मैं अपने पापा का पुराना कर्जा उतार दूंगा। दैट इज अ ट्रुथ व्हाट इन माई माइंड, कि वहीं पे आपने कैलकुलेशन कर ली कि भाई ये अगर एक गाड़ी दूंगा उस पर 50-60 हजार रुपए बचेंगे, मामा को बता दूंगा, जो थोड़ा बहुत मेरे को मिलेगा उससे मैं अपने फादर का कर्जा चुका। मेरे को नहीं कोई गलत आदत थी, नहीं मैं कोई स्मोकिंग करता था, नहीं मैं कुछ खाता था, मैं प्योर वेजिटेरियन था, मैं इवन नॉनवेज भी नहीं खाता था। अभी तो मैं कभी खा लेता हूँ, लेकिन इस टाइम वो भी नहीं खाता था। तो मेरा पूरा माइंड सेट था और सिर्फ एक ही थी कि पापा का कर्जा उतारना है, नथिंग एल्स। अपने लिए घर मंगाना है, अपने लिए कपड़े लेने हैं, वही फोकस था। और मैं ननियाल के पास जब था उधर, तो मेरे मैं एज ए ऑनर था कि मेरे मामा ये मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, हमको सेठ की तरह रखते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब मैं वहाँ पे गया, जब वहाँ पे पहुंचा, तो मैं धर्मशाला में रहना ज़्यादा पसंद करता बनस्पत होटल से, क्योंकि मैं उनका भी पैसा सेव करता था। मेरे ननियाल वाले हैं, मेरे मामा हैं, तो उनका एक्सपेंस नहीं, मैं एक्सपेंस हमेशा कंट्रोल। मैंने कभी भी 2 रुपए उठा के अपने पास, अगर मैं 2 रुपए की चाय पी तो 2 रुपए की लिखी, मैंने कभी जेब में नहीं डाले शुरू से। तो क्या हुआ, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही मैंने कि मेरे को पता मिला, उससे बोला हाँ भर दो, फोन लगाया, भर दिया। मैंने कैलकुलेशन की, मैंने यहाँ से मिर्ची भरी, करेक्ट 10,000 रुपए का उसका इनवॉइस था। जैसे गाड़ी क्या है मंडी में, क्या सुबह 6 बजे मंडी, गाड़ी कोई खराब हो गया, गाड़ी कोई लेट पहुंची, 12 बजे पहुंची, तब तक मंडी में दुनिया भर का माल पहुंच चुका। जयपुर में जैसे यहाँ पे हुई तो गाड़ियां वहां पे पहुंच गई। जो मिर्ची 10 रुपए मैंने यहाँ से 1 रुपए खरीदी, 1 रुपए 2 रुपए पड़ी, 10 रुपए बिकनी थी, वो सीधी मिर्ची वहां पे मंडी में जैसे पहुंची, वहां पे रेट हो गया 1 रुपया। जैसे यहाँ पे पोजीशन थी वैसी पोजीशन वहां पे हो गई, तो आपको प्रॉफिट, आपका मार्जिन पूरा जीरो हो गया, हो गया, खाली नुकसान हो गया, खाली किराए का पैसा निकला, जो कॉस्ट गए 10,000 रुपए वो जेब से लग गए। सो आई एम स्कैर्ड, मैं डर गया सिर्फ इसी वजह से, ताकि वहां पे आपकी गाड़ी लेट पहुंची। मंडी में ऐसे होता है, लेट पहुंचती तो मार्केट में माल ज्यादा आ जाता है, तो वो हो गया, वो नुकसान हो गया। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंट, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया जी। और आई एम कीप क्राइंग मे बी मोर देन 3 to 4 hours इन अ रो। 3-4 घंटे अब सिर्फ रोते रहा। मैंने क्या हो गया यार, ये गलत हो गया जी। और मैं अपने बड़े भाई को फ़ोन नहीं कर पाया जी। फिर मैंने ठीक है कोई नहीं, फिर वहाँ से पास में एक जावरा करके एक सिटी पड़ती छोटी सी जी, वहाँ पे मेरे मासड़ थे, मैं उनके पास भी गया कि मेरे को 10,000 रुपीज़ दे दो, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, ये मेरे को एज ए ब्याज दे दो, पैसे भी दे दो, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता, मुझसे गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट। मेरे मासड़ ने भी अच्छे से मेरे को खाना वाना खिलाया, लेकिन 10,000 रुपये उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 2003 में। तो उन्होंने खाना बोला तो जो भी किया तो अपना सच बता दे उनको। मैंने ठीक है देखते हैं, सच बता देंगे, कोई बात नहीं। कोई वो मैटर हो, मैं गया, मैं बहुत, फिर रात को थक के मैंने अपने भाई को फ़ोन लाया, अच्छा दीपक को जी। तो दीपक ने बोला तो मैं जैसे मेरा सेम टाइम मेरा जो है ना रोना चालू हो गया, जैसे बात करी मैंने गलती की, तो दीपक बोला तू पागल है, मैं जिंदा हूँ ना, तू क्यों चिंता कर रहा, तू मेरे को बता तो सही जी। और मेरा भाई का भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम बहुत सीधे लोग हैं, अच्छा। हम मगजमारी नहीं करते, बहुत स्ट्रेट लोग हैं। तो मेरे भाई ने बोला मेरे को सीधा बता देता, ऐसी प्रॉब्लम हुई तो सीधा बता देता। तो मैंने अब हो गया कि वो बोले ठीक है, उसने मेरे बड़े मामा को फ़ोन लगाया, उसको सच बता दिया। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे को किसी भी मामा ने एक बार भी पूछा नहीं क्या हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं मुझे कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी। फिर मेरे को सुबह शाम को फोन आया, मेरे को कभी बाहर नहीं जाना था। अच्छा। बोले दुबई जाएगा, मैंने कहा हाँ मैं दुबई जाऊंगा, मेरे को नहीं रहना। ये किसने बोला? मेरे भाई का, आपके भाई ने बोला दुबई जाएगा, कि उसका भाई इधर, उसकी बड़ी से उसका मेरे भाई का एक दोस्त है इधर रासल खेमा में था, अच्छा। उसके पास मैं बोला तू जॉब करने जाएगा, तो मैंने हाँ मैं जाऊँगा, मेरे को उधर नहीं रहना है मैंने, और जबकि मेरा कभी भी लाइफ में मूवमेंट नहीं था कि वो बाहर जाना है। तो मेरे भाई ने बोला क्योंकि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो मैं डिस्टर्ब था, मैंने यस कर दिया जी। मैं निकला, मेरे को 1-2 दिन बाद मैं वापस बिल बढ़ा ननियाल में, सब कुछ किया, हिसाब दिया। मैं 1.5 साल काम किया उनसे, मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया, पूरे 1.5 साल काम करने मैंने कुछ नहीं लिया, न मैंने उनसे नहीं कोई बोला कि मेरा क्या, उन्होंने मेरे को रखा, उनके आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। मैं बहुत एहसान है उनका मेरे ऊपर कि हमको इस मुसीबत में लेके गए जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमको रखा, हमको नॉलेज दी, कैसे बड़ों का मान सम्मान करते हैं, भाइयों में कैसे प्रेम है, उनके भाइयों में बहुत प्रेम है, मेरे ननियाल में भाइयों में बहुत प्रेम है, वहाँ से सब सीखा।
जब जो नुकसान हो गया वो नुकसान भरा, लेकिन हमने कुछ भी उससे भाई मेरे को 5 रुपये दे दो या 5,000 दे दो, मैंने इवन मेरे कपड़े के लिए भी पैसे नहीं लिए। ये एक सच है। फिर मैं अजमेर आया जी, मेरा भी काम हो गया, टिकट के पैसे नहीं थे, मेरे पापा ने वापस वो ब्रोकरेज चालू की, मेरे पापा ने 10,000 रुपीज फिर ब्याज पे उठा के मेरे को थोड़े बहुत कपड़े लेके फिर मेरे को भेजा। उस टाइम भी टिकट कितने की थी सर? अराउंड 7-8 हज़ार रुपीज़ की थी। और 1,000-2,000 कपड़े लेके मैं 10,000 रुपये गया, मेरे को कुछ नहीं मिला और मैं वहाँ से गया। जो भी हुआ उनको मैंने जो मेरे नंदन में 1.5 साल सीखा क्या कैसे बड़ों के मान सम्मान करते हैं, उनके घर में बहुत 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 पीस है, वो अपने बड़ों से भाइयों से कैसे प्यार करते हैं, बहुत सीखा। मेरे पापा ने फिर मेरे को सपोर्ट किया जी, फिर मेरे को बाहर भेजा, फिर मैं इधर आ गया जी। उस बंदे के पास आया जहाँ पे 2001 में मेरा भाई घूमने गया था। मेरा भाई 2 लाख 3 लाख उस टाइम पे अराउंड 30-40 हज़ार रुपीज खर्च करके उसका घूमने आया था। उसी के बाद 2003 में मैं जॉब करने आया उसी बंदे के पास। दैट इज अ स्टोरी। कैसा कोइंसिडेंस है कि आप उन्हीं के पास जॉब करने आए जिसके बाद आपके भाई घूमने आए थे। और सबसे अजमेर में सबसे पहले नोकिया फोन लेने वाला मेरा भाई था। सब पूरे अजमेर में दैट टाइम इज 10,000 रुपीज इन 2001 जी। और आप जैसे ही आप दुबई में लैंड हुए, आपका तो पहली बार होगा किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में कदम रखना, आपको क्या डिफरेंस लगा इंडिया और दुबई में? मेरे पास इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ही सोच थी, कुछ करके जाने का है जी। और मैं जैसे ही उतरा, जिसके बाद रासल के वहाँ उतरा जी, वहाँ पे जो भी मैंने बात करी, मैं सुबह पहले दिन उससे बोला, जो भी मेरे भाई का फ्रेंड था उसको मैंने पहले बोला, भाई यार प्लीज़ कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। पहले दिन ही मैंने उसको ये शब्द बोले थे, कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना। मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का, लेकिन मैं 100% अपना दूंगा। तो आपकी पहली जॉब क्या थी? मैं एक सेल्स पर्सन था एक टेक्सटाइल शॉप पे। टेक्सटाइल शॉप में एक सेल्स पर्सन? अच्छा, ये एक रिटेल स्टोर था। अच्छा, तो आप शारा कोयती अभी भी है वो, शारा कोयती करके रासल खेमा में। रासल खेमा में तो आप किस तरह के कपड़े बेचते थे सर? दिस इज टेक्सटाइल, कॉटन होती थी। वहाँ से मैं अरबिक सीखा। मैं बहुत अच्छा सेल्समैन था, बहुत अच्छा सेल्समैन था। जो मेरे जो बॉसेस थे वो नहीं चाहते थे कि मैं छोड़ूं उनको, और अच्छी सेल्स का मेरा नाम था। जिस दुकान की सेल 30, 40, 35 हज़ार रुपये थी, उस दुकान में मैंने लाख प्लस की सेल करी है। आपकी अकेले की वजह से? अकेली। मैं कस्टमर को छोड़ता नहीं था जी। एक आता था, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक सूट आता था, सूट आता था, ये इसको ऑर्गेंजा सूट बोलते थे। अच्छा। तो वो एक्चुअली एक इंडियन सूट था, तो वो हमारा सेट कहीं से लॉट लेके आया, उसकी कॉस्ट थी शायद 40-45 दिरहम। अच्छा। ये स्टोरी हमको बाद में पता पड़ी, अभी तो मुझे पता है। उन्होंने मेरे को कॉस्ट बताई 90 दिरहम्स। अच्छा, कि 90 दिरहम की ये बिकेगी? कॉस्ट है। अच्छा, कॉस्ट है। 45 का उसने डबल बताया। तो ही इज बिजनेसमैन, तो मैंने उस पर कोई दिक्कत नहीं पता। करेक्ट। और बोले आप अगर 150 बेचोगे तो आपको 5 मिलेंगे, 200 बेचोगे तो 10 मिलेंगे, 250 बेचोगे तो 50 मिलेंगे। ऐसे उन्होंने इंसेंटिव बना दिया उन्होंने। तो वो लेके आए, सब लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसका प्लान बनाया, मैंने उसको जो बाहर होते हैं जैसे डॉल्स होती हैं जिसको अपन पहनाते हैं, डिस्प्ले जो मैनिक्यूज रखते हैं, उस पे मैंने उसको अच्छे से लगाया और उसको बेचना चालू किया। जैसे मैंने बेचना चालू किया, 3 शॉप थी, दूसरों में बेचना चालू किया। आपको मैं एक एक्सीडेंट बताऊं, एक बार क्या हुआ, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद वो जो सुनेंगे तो वो भी याद करेंगे। क्या हुआ कि एक दिन मैंने वो सूट को ऐसे लगाया, वो फुस्तान टाइप, अरबी में बोलते हैं फुस्तान, लहंगा बोलते हैं। तो मैंने एक अरबी को बुलाया, अरबी आया, अरबी को मैंने बेचा, तो मैंने वो फुस्तान लगाया। तो फुस्तान आया, एक अरबी आया मेरे बाहर, हमारा सेट दुकान पे था, वो जस्ट दुकान से बाहर निकला और दूसरी दुकान पे गया, वॉकिंग डिस्टेंस था 5 मिनट में। कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला, तो उसने बोला क्या चाहिए, तो बोले बाहर जो फुस्तान लगा वो चाहिए। मैंने उसको ट्रीट किया। अच्छा। मैंने वो सेल किया था, आप गेस करो कितने का सेल किया होगा? मतलब उसका 45 की 90 बताई, हमको 100, 150, 200 भी सेल करनी थी, जितने भी सेल कर सकते हो हमारे ऊपर था। कितने में सेल किया होगा मैंने? 250 मोर, 350 और मोर 450 और 650। मैंने वो सेल किया 975। वाओ। एक शेख की गाड़ी आई, उसको समझाया, उसको बोला ऐसे ऐसे बनेगा, 975 सेल किया। तो जिसका होलसेल मतलब जो प्रोडक्ट कॉस्ट 45 दिरहम्स का था,
उसका रिटेल प्राइस आपको 90 बताया गया था और आपको टारगेट दिया था कि 150 या 200 में बेचो, उसको आपने सीधे 900 प्लस में बेच दिया। उसके बाद स्टोरी है 971 में सेल किया मैंने जी। सेल किया कस्टमर आया 5 मिनट कस्टमर लिया, अरबी कस्टमर था वो लेके चला गया, निकल गया। मेरे साथ एक मेरा कलीग था, वो बहुत स्मार्ट था जी। क्या होता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा लेकिन ठीक है वो था मेरे साथ। तो मेरा जैसे बॉस गया आधे घंटे बाद वापस आया, तो हम पंच करते थे, पंच मशीन होती है 970 से, तो उससे बोले क्या बेचा, मैं पीछे ताके होते जैसे वो रोल्स होते हैं वो लपेट रहा था, पीछे खड़ा था वो, तो उससे बोला क्या बेचा, तो उससे बोला सूट बेचा। आपके मालिक ने आपके कोलीग से पूछा? नहीं, मैं बेटा मैं कोने में बैठा था, तो क्या बेचा, बोले सूट बेचा। तो सूट बेचा, तो उसको लगा अभी 3-4 सूट बेचे, तो बोले कितने पीस बेचे, तो वो ज़्यादा होशियार था, उससे बोला एक बेचा, बोले है, बोले एक सूट बेचा। तो उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया ऊंधा से, बोले क्या दिमाग नहीं है, पागल हो, दुकान बंद करोगे, इतना महंगा कोई बिकता है ये। जैसे ही उसके बाद चिल्लाना चालू किया तो वो उससे बोला मैंने नहीं इससे बेचा है, तो बोले उसने बेचा तो तू क्यों चिल्ला रहा है, तूने क्यों बोला, उसको बोलने था, तू क्यों बोल रहा है। उसको फिर डांट पड़ी, पहले तो एक बार डांट पड़ी, फिर मेरे पास आया, तो मेरे को बोला कि क्यों बेचा, मैंने आपने कंडीशन थोड़ी रखी थी कितने बेचता है, अरबी क्लाइंट था, शेख था, उसको सस्ता पता था लेता नहीं था मेरे को। तो बोले बेटा ऐसे नहीं बेचते, दुकान बंद करवाओगे क्या। फिर सब दुकानों में फ़ोन करवाए कि इस अरबी को, ये गाड़ी वाले को हमने ये भाव में बेचा, आगे इसको कम मत बता देना, तो नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसमें वो बहुत वेरी नाइस। आपने मार्केट का एक्सपेक्टेशन ही एकदम, वो एक्चुअली क्या कभी कभी लगता था, कभी कभी क्या होता है कि आपको मार्केट पहचाननी पड़ती है, कौन सा क्लाइंट क्या है जी, आपको समझ होनी चाहिए कौन सा क्लाइंट। आप उस क्लाइंट को, अगर मैं वो बोलता ना कि 150 में लेते, वो लेता ही नहीं। उसका रीज़न है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, वो शेख गाड़ी में आया था, उसकी गाड़ी अराउंड उस टाइम में मिलियन ग्राम से ऊपर की गाड़ी थी, तो उसको सस्ती चीज़ पसंद ही नहीं आती। करेक्ट। और वो चीज़ ही मैंने इस तरफ से डिस्प्ले की थी, उसके बाद मेरा नाम हो गया था। Correct. मेरे को लास्ट तक उन्होंने बोला मत जा, लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोली, मेरी इधर चीज़ खत्म हुई, इस दुकान की इससे ज़्यादा सेल नहीं हो सकती, मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो आपकी विजन के हिसाब से वो दुकान आपकी विजन में फिट नहीं थी। एक और एक्सीडेंट हुआ था उधर जी, ये बताने जैसी बात है, आप भली इसको। उसमें क्या हुआ कि लास्ट जब मेरा हिसाब हो रहा था, मेरे 4000 समथिंग बाकी थे। अच्छा, 4000 दिरहम बाकी थे आपके मालिक को आपको देने थे। हाँ। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत परेशान था जी, तो मेरे पास में एक मेरा फ्रेंड भी था उधर। तो एक दिन क्या सुबह बहुत अच्छी सेल हुई थी, उसमें कुछ 1000-1500 रुपये का। तो मेरे को था कि मेरे को ये पैसे दे नहीं रहे, उनकी भी पोजीशन मार्केट, उनकी थोड़ी पोजीशन टाइट थी, वो समय चलता है किसी का, मेरे को उसमें कोई बिजनेस में उनका टाइटनेस थी। तो मैंने कहा यार ये मेरे को पैसे नहीं दे रहे, मैं ये 1000 ले लेता हूँ। एक बार होता है ना कि यार अपन ने इतनी मेहनत की, हमारी गलती क्या होता है ना। तो मैंने 1000 उठाए नहीं थे, मैंने साइड रख दिए। तो दिन को 12-12:30 बजे आए थे कस्टमर, उसको दिया, वो 1000 दिरहम मैंने साइड में रख दिए पड़े थे। और फिर कस्टमर चला गया, 1:30 बजे दुकान बंद हो गई। तो मैं दिन को चक्कर लगाना था, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। अच्छा, मैंने उसको बोला यार मैंने आज धंधा हुआ है यार, 4-4.5 मेरे बाकी निकलते, मेरे को पैसे नहीं दे रहे, और ये 1000 दिरहम आ रहे हैं, तो ये वो। और मैंने उससे एक सजेशन लिया कि यार ऐसे करूँ कि मैं उनको नहीं बताऊँ, और मैं बोलते यार कब तक कमाएगा, एक उसकी सजेशन, कब तक खाएगा ये 1000 रुपये, छोड़ दे, नहीं करना है। मैंने मेरी मतलब जॉब छोड़ देने की नहीं, मतलब वो पैसे मत उठा। अच्छा। तेरे 4000 नहीं मिलते, छोड़ दे। तूने बहुत पैसा वैसे भी कमाया, तेरी कमीशनें बनी है, कुछ कमाया, छोड़ दे। नहीं मिला, छोड़ दे। मेरा भी मन नहीं था, लेकिन आदमी को होता है यार अपनी मेहनत के पैसे क्यों छोड़ने का। Exactly. लेकिन फिर मैंने उसकी बात मानी। फिर मेरे भाई ने बोला नहीं सुनील छोड़ दे, अपन को वो पैसे नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो फिर मैंने वहीं पे फिर वो शाम को मैंने सेल पर आपने अपने बॉस की तकलीफ समझी। मैंने बॉस की तकलीफ भी समझी, उसकी तकलीफ थी, नहीं दे पाया। और मैंने कहा कि अगर देना होगा तो वो अपने हिसाब से अपने आप देगा, मैं ये गलत तरीके से पैसे नहीं उठाऊंगा। आज जिसने गलत तरीके से पैसे उठाए थे उधर, जो भी है वो आज कोई भी जिसने भी उठाए थे या जो भी उठाएंगे या जो भी जिसने भी कुछ किया होगा, मैं अपने आप को मैं किधर, और मैंने अपनी ऑनेस्टी की। मेरा था एक बार मन हुआ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो मेरा जो आपके आसपास का जो सर्कल होता है ना, वो भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो मेरा वो सर्कल बहुत अच्छा था, तो उसने मेरे को अच्छी गाइड दी। और मेरा ब्रदर बोलता है नहीं, आपकी नीयत आपके इरादों के आड़े आ गई। हाँ, करेक्ट। तो अगर आप इसीलिए बोलते हैं कि नीयत जब साफ होती है तो
शुरुआत में आपको तो नहीं दिखता कि आपको सक्सेस मिल रही है कि नहीं, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, लॉन्ग टर्म कि आगे जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगर आपकी नीयत अच्छी है। दैट्स द ट्रुथ। तो आपने जब ये जॉब छोड़ी, मतलब आपने टेक्सटाइल बिजनेस, आपने वहाँ सेल्स एक्चुअली छोड़ वहाँ दिया। से निकला, मैं ऑलरेडी 3-4 सेटिंग करके निकला था जी मैं। दुबई में 1-2 जॉब थी, चाइना में 1-2 जॉब्स थी। जी। जैसे ही वहाँ पहुँचा सब जने पीछे हट गए। चाइना सर? चाइना एक्चुअली क्या, मैं बहुत एक्सप्लोर करता था अपने आप को, जी। तो मैंने प्लान करके मेरे को चाइना जाना, चाइना मेरे को बोला चाइना मार्केट बहुत बूमिंग है, दुबई मार्केट खत्म हो रहा है, रासल के वहाँ मजा क्या नहीं। क्या आइडिया था आपका चाइना मेरे को जाने का? दूसरा जो भी मैं चाइना का ट्रैक है, चाइना अब दोस्त बात कर, चाइना जी, मार्केट जी। बहुत अच्छी है, चाइना का बहुत सर्कल वाली जो आपने बात करी। मेरे फ्रेंड सर्कल आते तो बोले चाइना ट्राई कर, जी। तो मैंने चाइना ट्राई करी। अच्छा। एक बंदा था, उससे मेरी चाइना की वीज़ा भी निकाली, ठीक है सब कुछ। कौन से साल की बात है? ये 2007। 2007। मैं जब आया ना तो मैं 4 जगह जॉब कंफर्म करके था, जी। चारों जने पीछे हट गए। अच्छा। एक जने ने मेरे को चाइना की वीज़ा भी निकाल दी, स्टैम्प भी लगी, मैंने पैसे भी खर्च कर दिए। जी। तो उसको मैंने फ़ोन किया, भाई तूने मेरी वीज़ा निकाली, अब तो मेरे को बोले नहीं मैंने निकाली नहीं, वो मुकर गया। वीजा निकाल के मुकर गया। उस टाइम क्या वीज़ा, पेपर वीज़ा आता था, पता नहीं पड़ता किसने निकाली, लेकिन मुझे पता था उसी ने, क्योंकि पेपर मैंने उसको दिए थे। जी। तो फिर मैंने मेरे अंकल को बोला, अंकल बात करो उससे, इन्होंने वैसे किया। फिर मेरे को उसका कॉल आया, मैंने यार क्या हुआ यार, तुम मेरे को वीज़ा, बोलता है कि ना सोनी यार मेरे को आदमी की जरूरत थी। मैंने तूने वीज़ा क्यों नहीं, 10 दिन पहले तो 10 दिन आदमी। बोले यार नहीं दूसरी प्रॉब्लम। ना क्या प्रॉब्लम? बोले तू अजमेर का है। ये क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने आप भी अजमेर के हो? हाँ। अजमेर के लड़के बहुत तेज होते हैं यार, वो अपना काम कर लेते हैं जल्दी, खुद का काम चालू कर लेंगे। तो मैंने कहा सर अच्छा, मतलब उनको ये डर था कि अगर आप चाइना आएंगे तो आप अपना खुद का साल 2 साल में अपना काम कर लेंगे। तो मैंने कहा इसमें कौन, आप भी तो अजमेर के हो। एग्जैक्टली। तो फिर वो नहीं माने, नहीं किया। फिर मेरे को एक चांस मिला, इंटरव्यू दिया। मेरी इजिप्ट में कई कंपनी में जॉब लगी थी, लेकिन उनका इजिप्ट का वीजा नहीं लगा था, तो उनका चाइना ब्रांच था, उन्होंने चाइना शिफ्ट कर दिया आपको। हाँ, तो मैं गोंगजो आ गया। कौन सा, क्या नाम था शहर का? गोंगजो। गोंगजो। हाँ। अच्छा। तो गोंगजो फिर मैंने साल 1.25 साल काम किया जी। वहाँ पे भी बहुत काम किया, लेकिन ठीक है लाइफ। वहाँ आपकी शुरुआत कैसी हुई? वहाँ पे क्या मैं चाइना आने से पहले मैं रिजेक्ट हुआ था 2 बार। मेरे को किसी ने बोला तेरे को इंग्लिश नहीं आती है, यू कैन नॉट गो, तेरे को कंप्यूटर नहीं आता, कैन नॉट। सो जब मैं दुबई से चाइना जाना, उस बिटवीन 6 मंथ जो मैं अजमेर में था, आई स्टार्ट अगेन स्टडी। मैंने ऑलरेडी वापस से अपने एजुकेशन स्टार्ट की। मैं वापस टैली सीखी, कंप्यूटर सीखा और इंग्लिश पे काम किया। फिर मैं उस बॉस के पास गया जब चाइना गया तो हाँ मेरा इंग्लिश में हाथ टाइट था उस टाइम। जैसे ही मैं सर पहुंचा उसके पास तो एक बार काम वाम किया, तो जैसे ही मैं इसको कुछ, उनका क्या इजिप्ट से चाइना से उनके कॉन्टेक्ट से, तो उनको रोज ईमेल करना पड़ता था। याहू चलता था उस टाइम, याहू मेल चलता था। याहू मेल पे उनसे रोज चैटिंग करनी थी। जब चैटिंग करते थे तो इंग्लिश का अपन अर्थ का अनर्थ होगा। एक लाइन मैंने आई कम आई गो, मतलब ऐसा कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो मेरे को मेरे बॉस ने अंदर बुला लिया, बोले आजा, बोले तूने क्या लिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है तेरे को पता है? तो मैंने थोड़ा ध्यान से बोला, सर मिस्टेक होगी, सॉरी जी। तो बोले तेरे को आती नहीं है, तूने क्या बोला, तू झूठ बोल के आई हो। मैंने कहा देख मैंने कोई झूठ नहीं बोला है जी। आपका मेरे को अभी 10 दिन ही हुआ है, मेरे को 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने की सैलरी मत देना, अगर मैं काम अच्छा नहीं करूँ सैलरी मत देना। मैं आपको 3 महीने में रिस्क लेने के लिए तैयार, मैं रेडी था। मैं 3 महीने काम नहीं करूँ, मेरे को सैलरी मत देना, आप मेरा काम देखो। मेरे को 3 महीने, आपको इंग्लिश चाहिए, मैं इंग्लिश भी इंप्रूव कर दूँगा। मेरी इंग्लिश में इंडियन मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है जी। मैं ट्राई करूँगा और मैं आपको चाइनीज़ कर सिखाऊंगा। आगे चाइनीज़ चलती है ना, मैं आपको चाइनीज़ सीख के बताऊँगा। करेक्ट। 3 महीने बाद आप चाइनीज़ में बात कर लेना उससे। तो बोले अच्छा, आपने चाइनीज़ सीखने का चैलेंज दिया? मैंने बोला 3 महीने चाइनीज़ सीख के बताऊँगा, तो चाइनीज़ में बात करूँगा 3 महीने में तेरे से। अच्छा। वो उधर पिछले 5 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है, 4 साल से उसका ऑफिस था, 4 साल 5 साल 3 साल, उसको चाइनीज़ नहीं आती थी। मैं उसको ऑफर दिया 3 महीने तो चाइनीज़ में बात करूँगा मैं उससे जी, बात खत्म। तो लड़की को बुला लेना, मेरे को चाइनीज़ देगा तो बात खत्म कर देना। सही है। फिर वो उससे बोला चलते को दिया, मैंने सैलरी मत देना और क्या करोगे, सही है ठीक है। तो बोला ठीक है। फिर रात को मेरे को वो दिन था, मैं रोज रात को फिर जाओ पे रोज रात को बैठ के चैटिंग करता था। किससे? किसी भी, कोई भी रैंडमली फ्रेंड्स बनाता था, गर्ल्स फ्रेंड बनाता था, चैटिंग्स करता था उसमें। मैं याहू चैट पे आप लगे रहता था, उसमें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करता था, बातें करता था, काम करता था, चीजें करता था। वहाँ पे भी बहुत अच्छे एक्सीडेंट हुए। वो जीन्स का काम करते थे। अच्छा। तो फिर उनको मैंने प्रूव किया। फिर मेरे को उन्होंने एक बार, एक शुंडे करके एक जगह है जहाँ पे जीन्स बनती है चाइना में, बोले तू जा वहाँ से, मेरे को 5 कंटेनर ये आइटम चाहिए। तो आपने 3 महीने में चाइनीज सीख ली? और थोड़ी बहुत हाफ सीख गया। फिर मेरे को अकेला भेजे, जा लेके आ। मैं फैक्ट्री ढूंढ के आया। अच्छा।
वो भी बहुत सेट, वो भी स्टोरी बहुत तेज थी, वो लोग भी बहुत डेंजर थे, चाइना वाले बहुत वो लोग भी बहुत, मतलब बोले मैं लेके आ जींस, वो भी बड़े धंधे वाले, बहुत धंधे वाले, वो भी सिंधी लोग थे मतलब उनका भी बिजनेस था। तो उन्होंने बोला जा तू जा जीन्स लेके, मैं जीन्स लेके आया। अच्छा, जो माल वो परचेज करते थे उससे कम से कम 10% प्राइस कम, शाइनिंग अच्छी, सब कुछ, क्या सिंह में वॉशिंग देखी जाती है, वॉशिंग अच्छी, सब कुछ मेरा, क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस अच्छा। तो पेमेंट टर्म्स भी उनके क्या, वो ऑलमोस्ट सप्लाई कैश पे काम करते हैं, लेकिन पेमेंट टर्म्स भी मैंने उनको अच्छे करेंगे, डिपॉजिट दो, बैलेंस ऑन अगेंस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दोगे, कंटेनर पहुंचेगा पोर्ट पे, आप पेमेंट दो, देन डॉक्यूमेंट, देन उसमें टाइम मिल जाता 1.5 मंथ का पेमेंट का, वो भी करवा के दिया। तो मैं जब गया तो मेरे को अच्छी क्वालिटी यूं फेंकी, क्या है ये तो सब हर कोई कर ले, ये सब कर लेंगे। आपके बॉस ने मेरे को यूं भगाई, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं करके आया है। अच्छा, क्या चलो क्वालिटी अच्छी, सब कुछ चाहिए, सब अच्छा है। तो बोला पेमेंट कौन था, पेमेंट उधारी चाहिए, कैश पे कौन माल लेता है, फंस गया। फिर मैंने उसको आदमी को कन्विंस किया। तो ये सारा धंधा उधार पे चलता है, उधार पे चलता है, लेकिन कोई हर कोई देता है, लेकिन आपका कितना कम्युनिकेशन पावर है। उस सेठ को मैंने उससे बात करके, डिस्कशन करके फर्स्ट टाइम में उधारी दिलवा दी, पहली बार में। और मेरे को सिर्फ 3 महीने का एक्सपीरियंस था। अच्छा, वो आया, उनको माल शिप हुआ, लेकिन मेरे सेठ लोग तो डेंजर थे ना, उसको जैसे ही हुआ चला गया, उसका माल शिप हो गया, उसको फिर पेमेंट दी, पेमेंट उनकी खाई नहीं दी थी, लेकिन उसको लास्ट में पेमेंट अटका दी उनकी, जो बैलेंस था 50 उसको रोज अटके थे। तो रोज आता था शाम को, उसको भगा देते थे, वो फैक्ट्री खत्म हो गया। फैक्ट्री वाला एक दिन आया, मेरा ट्रांसफर हो गया एक बड़ी दूसरी सिटी में, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया शीशी के अंदर, मगर आप फिर भी उसी कंपनी में दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। करेक्ट। तो मेरा एक कलीग बैठता था उसमें, अच्छा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, कलीग था, सैम करके नाम था उसका, सैम। तो वो फैक्ट्री वाला आया, बोले यार मेरे को पैसे थे, बोले रोज को वो इतना पजल हो गया, बोले बाहर में जा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो वो बंदा चाहिए जिसने मेरे से डील करी है जो मेरे को कन्विंस करके गया, मतलब साला कहाँ फंसा के, मेरे को वो बंदा चाहिए, मेरे को चाहिए नहीं। उनको आपके नेगोशिएशन स्किल्स इतने अच्छे लगे कि वो तो फिर मैं पूछन था, मेरे को फोन आया, क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है देखे, फिर उन्होंने पेमेंट कर दिया, वो मैटर क्लोज हो गया। देन फिर 2007 में मेरी मदर का बाईपास सर्जरी, तो मेरे को अचानक इंडिया आना पड़ा। फिर मैं उस कंपनी में गया, फिर मैंने अपना खुद का कंपनी चालू किया। आपने 2008 में आपकी खुद की कंपनी चालू की, फिर विद पार्टनरशिप आल्सो। अच्छा, वो पार्टनर भी डेंजर निकला। और ये खुद की कंपनी आपने चालू की चाइना में करी। क्लाइंट्स को भी, कस्टमर आएगा उसको माल परचेज करवाना है, कमीशन बेस पे काम करते हैं, लेकिन वो क्लाइंट, वो भी जो पार्टनर था, वो भी डेंजर निकला। वो काम किया हमने उसके साथ। काम डेंजर मतलब कैसे निकला, मतलब उससे कमिटमेंट होगी सब कुछ, मैंने उसको पूरा सेटअप करके दिया। हम गए एक छोटी सिटी EU, अच्छा, वहाँ पे काम हम सेट करवा के दिया, सब कुछ। ये जब काम सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया, उसका बिजनेस होने लगा, लोडिंग हो गई, माल लोड कर, फिर जिस टाइम मैंने बोला मेरी सैलरी, जो उससे टर्म्स कंडीशन सैलरी मांगी, मेरा प्रॉफिट मांगा, बोले नहीं तूने कुछ किया ही नहीं है, मेरे को तो नुकसान हो गया, जबकि हिसाब पूरा हाथ में था, नो लॉस। आप पार्टनर था, आपका कम स्टेक था इस कंपनी में? मेरा 25% उसका था, पैसा उसका था, और मैं पूरा उसको सेटअप। लास्ट बोला कि प्रॉफिट नहीं है, कि तुमने कुछ किया ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये नहीं, जबकि सामने दिख रहा था। फिर मैंने उसको बोला भाई ऐसे मत कर, मेरी फैमिली हो, तो उससे बोला मेरे को कंपनी बंद कर दी। तो उन्होंने फरवरी में बोला कंपनी बंद करनी। मेरा वहाँ पे क्या 1 ईयर रेंट चला, मई तक का रेंट पे किया हुआ था, 2 कंप्यूटर थे और मेरे पास कुछ नहीं था, इवन खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, वहाँ पे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो आपके बचपन से लेकर आपने चाइना तक की जर्नी जो है, मतलब उसमें आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे। मतलब आप पैदा हुए गोल्डन स्पून के साथ, फिर आपने सब कुछ लूज कर दिया, फिर आप दुबई गए, फिर आप चाइना गए। इन सारे जगहों में आपने, चाइना में भी बहुत आपने नुकसान देखा, और आपने फिर रॉक बॉटम। नहीं, कभी मैं इस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ के लिए मेरी आंखों में आंसू या मेरी कोई उदासी नहीं थी जी। मेरे को तो बहुत मजा आता था ये चीज़ लर्न करने में। मतलब आप रॉक बॉटम में भी आप कभी सैड नहीं हुआ, कभी भी नहीं। क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी सर? नहीं, मेरे फादर का, आई रिमेम्बर ऑलवेज, ही इज हार्ड वर्कर। तो आपको बस यही ध्यान में रखना था कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे मेहनत करनी है। फिर जो उन्होंने किया, जैसे मेरी कंपनी बनी, चीजें बनी, हाथ में आया, उन्होंने बोला कुछ, मेरे को सिर्फ उन्होंने 2 कंप्यूटर और 3 महीने का रेंट। अब क्या, मैंने उस दिन रात को मेरे भाई को फोन किया कि ऐसा हो गया, तो उससे बोला यार दूसरी जॉब ढूंढ ले। मैं दूसरी जॉब नहीं ढूंढता,
अब मैं करूँगा, अब आपको बिजनेस मैं खुद ही बिजनेस करूँगा, मैं खुद जी। का करूँगा, मैं अब नहीं करूँगा। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के दिया। मेरे को उस दिन कुछ भी नहीं था मेरे अकाउंट, मैंने एक फ्रेंड से 1500 रुपये मांगे, उसने मना कर दिया। चाइना का फ्रेंड ने मना कर दिया, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं उस दिन उसी जगह जहाँ पे खड़ा था वहीं पे बैठ गया जी और आंखों में मेरे पानी थे जी। मैंने कहा यार मैंने क्यों मांगे, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है पैसे मांगने की। करेक्ट। लेकिन क्या है कि ठीक है, मेरे को वो पेमेंट अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे को डिपॉजिट देना था किसी सप्लायर को कि मेरा बिजनेस होगा। Correct. फिर मैं किसी और दोस्त से मांगे, जी। उसने मेरे को बोला यार दे, अकाउंट नंबर देता हूँ। आज भी मैं उस जिसने दिए ना, उसने मुझसे कम से मिलियंस ऑफ डॉलर से ज्यादा हमने बिजनेस किया, और उसने भी बहुत अच्छे पैसे कमाए, मैंने भी बहुत अच्छे पैसे कमाए, दोनों ने अच्छे पैसे उससे। लेकिन वो 1500 मेरे लिए आज भी इतने भारी हैं, बहुत वैल्यूएबल। मैं 1500 उसको कम से 50 बार देने की कोशिश, बोल नहीं लेता है, बोलता है नहीं ये रख तेरे पास रहेगी, उसका एहसान है मेरे ऊपर, और मैं उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। और बंदे ने उसके बाद हमारा इतना रिलेशन अच्छा हो गया, आज मैं एक आवाज़ करूँ ना तो मेरे को 2-5 लाख डॉलर भी ले सकता हूँ, दे भी सकता हूँ, ऐसा रिलेशन हमारा। और चाइना से लेकर फिर दुबई, ये सफर कैसे शुरू हुआ, मतलब स्काईविंग तक का सफर कैसे, मतलब आपने क्यों सोचा कि आपको दुबई में आके एक रियल एस्टेट कंपनी खोली, क्योंकि आई बिलीव चाइना में आपका धंधा अच्छा चल रहा था। नहीं, एक्चुअली ऐसे नहीं था। मैं 2008 से फिर अपना काम स्टार्ट किया, फिर मैं इंडिया में डोर टू डोर का बिजनेस भी चालू किया, कैरिंग को आते थे। फिर 2013 में मैंने एक कंपनी खोली दुबई में, SKL जनरल ट्रेडिंग, SKL जनरल ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं होलसेल में इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस होल्ड उसका काम किया। अच्छा। फिर 2017 आज भी ये कंपनी है SKL है जी। फिर 2017 में मैंने इंडिया में एक कंपनी चालू करी, क्लासेज, वो भी है अभी, लेकिन उधर मैंने बड़ा इन्वेस्टमेंट से कम से कम 8 स्टोर एक साथ खोले, हाउ रिटेल के, जिसमें बड़ा लॉस हुआ मुझे जी। फिर मैंने अचानक उसको बंद भी किया। ये किसका रिटेल स्टोर था? ये था हाउस होल्ड आइटम्स। हाँ। अच्छा। अजय बहुत बड़ी लेवल पे खोला, लेकिन नुकसान हुआ उसमें। बट आपको नहीं लगा कि एक साथ 8 स्टोर खोलना, इट्स लाइक अ बिग लीप ऑफ फेथ, कि आप इतना बड़ा रिस्क एक साथ ले रहे हैं? नहीं, मैं स्टार्ट तो धीरे-धीरे किया, लेकिन मेरे को लगा कर लूंगा जी। लेकिन अब लैक ऑफ स्टाफ बोल दो, लैक ऑफ मैनेजमेंट बोल दो, इसलिए हमको नुकसान हुआ। फिर 2018 में फिर मैं वो अफ्रीका गया। मैं वो कोई भी काम मैं छोटा नहीं करता हूँ, मैं बड़ा ही करता हूँ। फिर 2018 मैंने अफ्रीका में काम चालू किया विद यही होलसेल का। अच्छा। फिर वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। साउथ अफ्रीका गए? नहीं, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, कॉन्गो। 2018 के बाद मेरी स्टोरी चालू होती है। 2018 मैंने काम स्टार्ट किया जी। मैं कहीं पे भी काम चालू करता हूँ ना, तो मैं आगे पीछे नहीं देखता हूँ। मेरे को समझ में खनक लगी तो मैं कर दूंगा जी। मैं हाथों हाथ एक काम स्टार्ट किया, उसमें भी बहुत स्टोरीज है। मेरे को बहुत लोगों ने बहुत डिसमोटिवेट किया, बोले ये नहीं है, मार्केट खराब है ये। हाँ। किस चीज के बिजनेस करना चाहते थे आप? मैं वहाँ पे होलसेल, चाइना से एक्सपोर्ट जी, कोंगो में इंपोर्ट और सेल करना चाहता था। टेक्सटाइल था या नहीं, हाउस होल्ड एंड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर आइटम। तो मेरे को बहुत उससे वहाँ से भी लूप पॉइंट नहीं कर सकता। मैंने यार ठीक है, तो किसी ने बोला यार तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी। सक्सेसफुल किया आपने, सेटअप बिजनेस वो फिर सेटअप हुआ, बिजनेस हुआ। फिर 2000 जो रियल एस्टेट का आप जो बोल रहे हैं, आपको कैसे मेरे को नॉलेज भी, 2019 में मैंने एक शॉप ढूंढी वहाँ पर, शॉप ओपन करने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी 4-5 एक शॉप गया, तो मेरे को वो शॉप चाहिए थी जी। तो मैंने बोला मेरे को ये शॉप चाहिए, तो उसने बोला शाम को आके डिपॉजिट दो और कल से आप हैंड ओवर ले लो। जैसे मैं सुबह गया उसका, तो बोले शॉप नहीं है जी। मैंने शॉप नहीं है, आपसे कल तो बात करी थी। तो बोले यार हमने दे दी किसी को। मैंने कहा ये मतलब कल बात की थी और सुबह शॉप किसी को दे दी उन्होंने। मेरे को तो चाहिए, लोकेशन पे थी वो। करेक्ट। तो बोले नहीं मैंने दे दिया। बोले आपको मना के नहीं है, थोड़ा उससे रूडली बात किया जी। ठीक है। मैंने कहा मेरा पास बंदा था एक वहाँ पे, एक राकेश करके बंदा है मेरा ऑफिस घर का। मैंने राकेश अपन को अभी दुकान तो अभी चाहिए। तो उसके पास का मैंने प्लॉट लिया सेम टाइम। आई स्टार्ट टू कंस्ट्रक्शन। आपने प्लॉट लेके उस पे कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया अपने लिए दुकान बनाने के लिए। अच्छा। और स्टोरी, मेरे को उस टाइम कंस्ट्रक्शन की सी नहीं पता थी। करेक्ट। और मैंने विदाउट डॉक्यूमेंट स्टार्ट करा दिया। और वो मेरी फर्स्ट जर्नी थी, एंट्री ऑन कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन कोंगो। अच्छा। जैसे स्टार्ट किया, उसमें बहुत दुनिया भर के, वहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेड नहीं तो काले लोग बहुत परेशान करते हैं। लेकिन फाइनली जो भी हुआ, डॉक्यूमेंट दे दुआ के रेडी करा के मैंने स्टार्ट किया। फिर वो दुकान मैंने खोली नहीं, फिर मैंने वो रेंट पे डाल दी। मैंने खोली भी नहीं वो दुकान। अच्छा, मगर आपने दुकान कंस्ट्रक्ट की और रेंट पे चढ़ा दी। अच्छा। फिर मैं वहाँ से मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन और रियल एस्टेट लाइन चालू हुआ। आज कोंगो के अंदर मेरी कम से कम मोर देन 20 प्रॉपर्टीज है।
20 प्रॉपर्टीज हैं और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं वहाँ पे G+6 होटल और अभी सुपरमार्केट सब बनाने का काम चालू है मेरा। होटल्स मतलब 5 स्टार होटल? नहीं 5 नॉर्मल होटल्स बना रहा हूँ, कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब जैसे टूरिस्ट होटल्स, 2 स्टार 1 स्टार। अच्छा, जैसे एयरबीएनबी होते हैं वैसे बना रहा हूँ। अच्छा, और वहीं से मैं स्टार्ट हुई जी। 2020 में कोविड आया, करेक्ट। मैं चाइना में था, मैं चाइना जा सका, मैं अजमेर में अटका। चाइना तो वन द वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसको एट दैट टाइम, करेक्ट। बट उनका कंट्रोल अच्छा था। 2020 में मैं नहीं जा पाया जी। 2020 अगस्त में मैं फिर मेरे पास दुबई का वीज़ा था जी। तो मैं दुबई आ गया। मेरी कंपनी 2013 में थी इधर से। अच्छा। तो स्टार्ट किया जैसे तो लेट हो रहा, फिर फैमिली ने बोला हमको बाहर जाना है, वो भी अजमेर था तो उनको बुला दिया था। तो आपकी फैमिली भी अजमेर में थी? अजमेर में अटके थे, सब जने अजमेर में अटके थे। चाइना से अब हॉलीडे से चाइनीज न्यू ईयर था 2020 में, फरवरी मार्च में अटके थे। करेक्ट। फिर हमने अगस्त में मैं इधर आया, फिर फैमिली नहीं हमको भी आना है तो मैंने फैमिली को भी बुला लिया दुबई। जैसे ही फैमिली इधर आई तो बच्चे का स्कूल का काम हो गया, जैसे ही स्कूल का काम हो गया तो उनको यहाँ की लाइफ समझ में आई। करेक्ट। फिर वी आर वर्किंग हियर और फिर मैं अप एंड डाउन करता चाइना, थोड़ा टाइम चाइना, थोड़ा अफ्रीका, थोड़ा अप एंड। फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा समझ में आया, वहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। फिर काम किया, चीज़ें करी। मेरे को रियल एस्टेट में 2023-24 से बहुत मन था आने के लिए। जी। फिर मैं अपने एक फ्रेंड था उसको भी क्लाइंट्स देता था, वहाँ से भी हर काम चालू किया। फिर फाइनली मेरे को, क्योंकि अफ्रीका में रजिस्टर नॉलेज था, इधर ही मेरे को घुसना था, तो फिर मैंने फाइनली एक रात को डिस्कशन किया वाइफ से, मेरे को घुसना है जी। इस रियल एस्टेट में आने के पहले भी एक राज है मेरे को, इसमें घुस जाने के लिए पहले मैंने एक जॉब भी ट्राई कर दी। वो किसी को बात पता नहीं है, इवन मेरी वाइफ को भी नहीं पता पड़ी। आप बिजनेसमैन होते हुए आपने जॉब करने की कोशिश की? ट्राई करी। ये सिर्फ मेरे सीईओ को पता है। अच्छा। इवन मेरे ब्रदर को भी नहीं पता है। अच्छा। इवन मेरे अंकल हैं जो बिजनेस में, राजू जी, उनको भी नहीं पता है। इवन मेरी वाइफ को भी नहीं पता थी। व्हाट आई डिड, मेरे को किसी भी चीज़ की खनक लगती है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ जी। तो मैंने पूरा किया। मैं एक दिन प्लान बनाया कि मेरे को रियल एस्टेट का काम करना है। रियल एस्टेट का काम करना है तो मैंने ठीक है ओके। मैं रात को बैठा, पूरा प्लान बनाया, कैसे बनाया, थोड़ा टूल्स यूज़ किए, AI टूल्स यूज़ किए, ChatGPT यूज़ किया। मैंने प्लान बनाया, वहाँ से मेरे को इस टाइम कैसे आपको रियल एस्टेट बिजनेस में घुसना है। करेक्ट। तो फिर मैंने एक प्लान किया। फिर मैंने बोला कि उन्होंने बोला अगर 2-3 महीने की जॉब कर लो उससे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मैंने हर किसी से नॉलेज देता था जी। 2-4 मेरे फ्रेंड्स से, उनसे नॉलेज दी। फिर मैं गया एक दिन, मैंने कहा ठीक है, संडे का दिन था, मेरी फैमिली इंडिया में थी। अच्छा। तो मैंने सीईओ को बोला ऐसे काम करना है। तो वो बोले यार सर क्या बोल रहे हो, मेरे पास मोर देन 450 स्टाफ है। आपने अपने सीईओ को बोला ये बात? बोला मेरे को ये जॉब करनी है। अच्छा। तो बोले हैं मेरे पास 450 लोगों का स्टाफ है जी। आज के टाइम में मेरे पूरे ग्रुप में 450 पीपल्स काम जी जी। तो बोले हैं, मैंने कहा हाँ करनी है। तो अब मेरे को कैसे मना करता, बोले मैंने बोला भाई CV बना जी, ये 2-3 ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ रियल एस्टेट कंपनी, यहाँ पे ईमेल कर जी। पूरा शेड्यूल उसने किया। क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि किस रियल एस्टेट फर्म में? नहीं वो लेटर ऑन दैट तो सही नहीं है। अच्छा। तो उसका किया, उसके पास मैं गया, पूरा रियल एस्टेट में उसको मैंने पूरा CV किया। मैं एक इंटरव्यू भी दिया। सुबह मेरे को ड्राइवर आया, ड्राइवर ने पिकअप किया, ड्राइवर ने ड्रॉप किया। ये पहला एम्प्लॉय होगा जो ड्राइवर लेके काम करने ऑफिस जा रहा है। तो मैं गया उधर, मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्या, वो तो शायद वो जो इंटरव्यू लेना वो भी सिंधी था। अच्छा। तो मैंने आप बेचना आता है मुझे, आप कुछ भी बिकवा लो, बेच दूंगा मैं। अच्छा। मैंने उसको बोला तो वो भी बहुत इम्प्रेस हुआ, आई एम सेलेक्टेड। करेक्ट। लेकिन 3 दिन बाद मेरे को अफ्रीका जाना था, मेरे को इंटरव्यू कॉल आया, मैं वो जॉब लेटर ऑफर है, मैं गया ही नहीं। क्योंकि क्या ठीक है। फिर मैंने अपना जो भी AI टूल्स है उनसे चेक किया। मैंने यार देखिए ये तो हार्ड है जी, कैसे करना है, और मैं ऐसे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है अब नहीं कर सकता तो तू डायरेक्ट खुद की कंपनी खोल ले। Correct. मैंने खुद की कंपनी खोल के, कि बेचना तो मुझे माल आता है, मेरे को काम करना आता है, और मेरा बिजनेस में रिलेशन बहुत अच्छा है और मेरे पास बहुत ऑनेस्टी है। और Correct. जो ऑनेस्टी के चक्कर में मेरे क्लाइंट्स मेरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो स्काईविंग को शुरू हुए कितने दिन हो गए? स्काईविंग को शुरू हुए जस्ट मे बी लेस देन 3 months। लेस देन 3 months। और क्यों? मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी शाहरुख खान के साथ, ये क्या स्टोरी है? मतलब आप 3 महीने में शाहरुख खान से कैसे मिल लिए? एक्चुअली इसके ऊपर भी एक चीज़ है। पहले मैं दमाक आइलैंड बेचा।
जी द मैक आइलैंड में मेरे पास क्लाइंटेस था, उससे मैंने बेचा। जी शाहरुख खान से मिलने की मेरे को एक दिन सुबह पता पड़ा हाँ कि इन्होंने कुछ शाहरुख खान बाय डैन्यूब लॉन्च हो रहा है। अच्छा, एक नई बिल्डिंग आ रही है दुबई में, शाहरुख बाय डैन्यूब आ रही है, वो जी सुबह पता पड़ा। जी सुबह जैसे ही पता पड़ा तो मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं उसको लेके वहाँ पे पहुँच गया। जी उसको मैंने डिस्कस किया, मेरे को वो क्लाइंट को मैंने 2 मिनट में एक यूनिट भेज दिया, 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट्स में। जी। उसको समझाया, कन्विंस किया। एक यूनिट क्या होता है सर, क्या आप यूनिट मतलब एक ऑफिस, छोटा ऑफिस, ओके 500-600 स्क्वायर में, मैंने उसको सेल किया 2 मिनट में। ओके जस्ट पहुंचा, मेरे को रिजवान सवान सर मिल गया, मैंने और सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जस्ट वांटेड टू नो कि एक यूनिट कितने प्राइस का होता है वो? अराउंड 2.5 मिलियन, 2.5 million 2.4 2.5 मिलियन था एग्जैक्ट, अकॉर्डिंग टू साइज। मतलब एक मिनट में आपने 1 मिलियन का धंधा किया? तो मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में मैं सोल्ड आउट। करेक्ट। तो मेरे को सर भी मिले, रिजवान सर भी मिले उधर, उन्होंने मेरे को आओ, मैंने सर सुन गया। फिर क्या हुआ, मेरे पास दूसरा एक क्लाइंट था अफ्रीका से, मेरे को उस दिन शाम को मेरी फ्लाइट थी। अच्छा। तो मैं ऑफिस बैठा था, ऑफिस में मेरी वाइफ भी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने 3-4 बजे वहाँ से विजिट करके वहाँ से घर जाऊँगा, घर से शारजा एयरपोर्ट जाना था मेरे को। अच्छा। तो मैंने ऐसा प्लान करते 3 बजे। मैं जैसे ही वहाँ से निकला तो रास्ते में कस्टमर कन्विंस करते करते तो मेरी सेटिंग हो गई, तो वहाँ पहुँचा। तो मेरे को डायरेक्ट डील करनी थी अराउंड 1000-1500 स्क्वायर फीट की, एक बड़े ऑफिस की। अच्छा। तो क्लाइंट से बात कर, क्लाइंट को कन्विंस कर दिया मैंने क्वार्टर फ्लोर के लिए। और इसका प्राइस क्या था, ये जो 1500 स्क्वायर फीट की जो डील? नहीं, ये एक्चुअली 1500 का नहीं था, मैं ये चला गया सीधा 3000 स्क्वायर फीट। मैंने क्वार्टर फ्लोर, जी पूरा क्वार्टर फ्लोर की प्लानिंग करी थी जी। तो मेरी डिस्कशन हुई रिजवान सर, डायरेक्ट डिस्कशन हुई, उनसे डिस्काउंट हुआ, कस्टमर को अराउंड 500,000 का डिस्काउंट करवाया। वाओ। 500,000 का डिस्काउंट करवाया, मेरी वाइफ भी थी। फिर मैंने उसको बोला तू जा घर पे, वहाँ से लगेज पैक कर और मेरा सीधा एयरपोर्ट भेज। मैं वहाँ पे था, वो मैंने एक डील करी, हाथ कस्टमर ने ओके किया, हाथ कस्टमर का मैंने एडवांस डिपॉजिट करवाया। विद इन मे बी 20 मिनट्स में मैंने उसको कुछ 13 मिलियन की सेल करी। 20 मिनट में आपने 13 मिलियन बेच 13 मिलियन का मैंने ऑलमोस्ट 13 मिलियन का कॉस्ट हुआ, 13 मिलियन फॉर 14 मिलियन, आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर। 12-13 मिलियन का माल बेचा, कर लिया। लेकिन मैं जैसे ही शाहरुख सुबह लॉन्च हुआ ना, जैसे ही मैं शाहरुख था, मैंने शाहरुख से अवार्ड तो अपन ही लेके रहेंगे, ये मेरे दिमाग में था। करेक्ट। लेकिन मैं मैनिफेस्ट किया था और एक बंदे को मैंने बोला भी था, वो मेरे परिवार का बंदा नहीं, मेरा फ्रेंड था। तो मैंने यार देखना, देखो शाहरुख में देखो मेरे को अवार्ड मिलेगा। और ठीक 19 या 20 दिन हुए होंगे या 18 दिन होंगे, 18वें दिन मेरे हाथ में शाहरुख के साथ ट्रॉफी थी। ऐसा कहते हैं कि जब आप कोई चीज अच्छी नीयत से बोलते हो तो तथास्तु हो जाती है। हाँ, ये बात बोल सकते हैं। मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर, मेरे क्लाइंट्स का मेरे ऊपर विश्वास जी, और उनको सही टाइम पे डिलीवरी और चीज़ें। इतने कम टाइम में स्काईविंग ने कितना कुछ अचीव किया है, मतलब आपकी टू डेट सेल्स क्या है? ऑलमोस्ट नियर 150 मिलियन इन लेस देन 3 months। सर ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है कि कोई रियल एस्टेट कंपनी ने आज तक ऐसा किया नहीं कि 3 महीनों में, मतलब लेस देन 3 months इतना बिजनेस? आपको मैं बताऊं, मेरे को 0 एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का जी इन दुबई, और जस्ट 3 महीने कंपनी हुए हैं और मैंने 150, ये लोगों का प्यार मेरी तरफ और विश्वास है जी। और बोलते हैं कि एक चीज़ बोलते हैं कि ऊपर वाले का हाथ और अपनों का साथ, जहाँ पे हो वहाँ पे सब मुमकिन है। और वही हुआ कि 100%। जो मेरे भाई की या मेरी वाइफ की जो उनकी श्रद्धा है या उनकी जो प्रेयर्स हैं या जो उनकी विशेज़ है वो काम लाई जी। मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर जी। प्लस उसमें आप मेहनत का तड़का बोल लो, मेहनत का सिर्फ तड़का लगता है, करने वाला तो वही है और देने वाला ऊपर वाला है। और अपनों का साथ, जिसने मेरे पर विश्वास किया, मैं इस पॉडकास्ट से उसको बोलना चाह रहा हूँ, जो भी बंदे जिन्होंने मेरे से प्रॉपर्टी ली है या जो फ्यूचर मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि उनको कभी मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। सही सजेशन, सही चीज़ें, कोई भी गलत चीज़ मेरे फ़ायदे के लिए मैं कभी नहीं करूँगा, और आज तक मैंने करी भी नहीं है। वंडरफुल। सब चीज़ दिखा के बता के जो चीज़ है वो सामने है जी। ऐसा कोई हिडन नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। और आपने अपने बचपन की जर्नी से लेकर स्काईविंग तक एक कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो हमेशा आप अपने से क्लोज रखते हैं कि ये चीज़ मैं सीखा हूँ और मैं आगे भी अपने बच्चों को सिखा के जाऊँगा? ऑनेस्टी, ईमानदारी और बड़ों के प्रति अपना प्यार, आदर, सम्मान जी, और ऊपर वाले के प्रति अपना विश्वास, ऊपर वाले के प्रति। और आप, मुझे लगता है कि आप बहुत रिलीजियस हैं और आपका बहुत अटूट विश्वास है ऊपर वाले पर, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली आप आगे भी जनरेशन को आप सिखाना चाहेंगे? 100%। मैं आज
के इस पॉडकास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने हिस्से की ईमानदारी रखो जी। आप अपनी मेहनत करो, तरक्की आपके पैर चूमेगी। करेक्ट। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर ऊपर वाला आपको कोई तकलीफ दे रहा है जी, तो वो तभी दे रहा है कि वो समझता है कि आप तकलीफ ले सकते हो और आप उसको हैंडल कर सकते हो, जितनी और आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही देता है। करेक्ट। ऊपर वाले के पास सब कैलकुलेशन है जी, आप कितना उसको ले सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि एक गरीब आदमी के ऊपर वो 100 करोड़ का कर्जा देगा, नहीं देगा। वो देगा तो किसी सहन करने वाले को ही देगा, और वो उसके लिए कुछ चाहता ही है। सही बात है। वो उसके लिए कुछ अच्छा चाहता है। अपने हिस्से की ईमानदारी रखो, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो, अपने प्रभु के प्रति अपना लगन रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। दैट्स इट। और अब सबसे बड़ी बात, अपने बड़ों के माँ बाप के प्रति, भाई के प्रति हमेशा ईमानदारी रखो। आपको एक लास्ट में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा सर। आपको पता है रावण जी, शायद राम जीत गया जी, क्योंकि उसका भाई उसके साथ था। करेक्ट। रावण इतना ताकतवर होने के बाद या इतनी चीज़ें होने के बाद उसको अमर का दर्जा, तो भी वो नष्ट हो गया क्योंकि उसके भाई उसके खिलाफ था। करेक्ट। तो ये रीज़न है कि जब आपके पास आपकी फैमिली ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा भाई जी, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरे परिवार वाले को सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है। मैं अपने भाई को जितना भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कुछ दिया है उसने मेरे को कुछ दिया है, लेकिन हम दोनों का भाइयों का अपने प्रति प्यार ही बहुत है, और दोनों में कोई लालच नहीं है जी। सब कुछ क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई हिसाब ही नहीं है। सुनील सर, आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस सो मेनी थिंग्स टुडे। और आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट जो भी सुन रहे हैं उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा आपकी लाइफ स्टोरी से, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जाते जाते मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्काईविंग के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो what is the best way possible or the fastest way possible to connect with skywing today? हमारा फेसबुक चैनल है, जी, इंस्टाग्राम है, स्काईविंग रियलिटी के नाम से जी। और जो मेरे को जानते हैं, मेरे नंबर्स, व्हाट्सअप नंबर्स तो रहते ही हैं जी, उस पर कनेक्ट कर सकता है जी। किसी भी चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। आपको अच्छी सर्विस और अच्छी चीज़ें मिलेंगी और बेस्ट सर्विस मिलेगी। आपको ये गारंटी दूंगा कि धोखा तो नहीं मिलेगा आपको मेरे पास। Great, sir. Thank you so much for your time today. Okay. Thank you so much, everybody, for watching this podcast till the end of the episode. This was episode 1 of Skywing Realty Podcast, and अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. Till then, goodbye.